अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, इलेक्शन धांधली पर तो एक छोटी सी थोड़ी सी बात करनी है। आज बात करनी है जनाब, बड़ी संजीदा किस्म की तजवीज़ बल्कि इरादा और फैसला सामने आया है कि शौकत खानम हस्पताल को सरकारी कंट्रोल में ले लिया जाए, इमरान खान साहब से छीन लिया जाए या उनकी ज़ेर सरपरस्ती जो सूरत हाल चल रही है उससे हैंड ओवर कर लिया जाए। ये कहां से आई और इस पर कैसे रद्द-ए-अमल दिखाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा रुईदाद खान फौत हो गए, वो कौन थे, क्या थे, कितनी उनकी उम्र थी और उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा, ये आज के हम इस जनाब वीलॉग में शामिल करेंगे। इससे पहले कि मैं इलेक्शन के हवाले से बात करूं कि इलेक्शन किस तरह था, आप ये एक छोटा सा क्लिप देखें, आपको एक तो टोटल सिनेरियो का अंदाजा हो जाएगा और फिर उस पर हमें बात करने में भी आसानी होगी कि इलेक्शन क्या था। ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। चलो मेरा पुत्र इन्ना तो मैं इख्तियार है ही है ना कि तुम जो कर रहे हो ਤੁਹਾਡੀਆਂ रहना उन्हें कर लीए, इन्ना तो इख्तियार में भी रखनी है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। अपनी मां ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀਏ। इस टोटल इलेक्शन को हम देखें तो इसके बुनियादी तौर पर तीन फरीक बनते हैं। एक तो ये धांधली जो की जा रही है बजरिया नामालूम अफराद की जा रही है कि नामालूम अफराद आए, उन्होंने वो इलेक्शन उसमें घुसे और उन्होंने ठप्पे लगाए, तमाम के तमाम स्टाफ को उन्होंने महबूस किया या मजबूर किया या उन्हें मफलूज किया और फिर अपनी कार्रवाई करके चले गए। और अहम बात यह कि उनके चले जाने के बाद वो वोट ना सिर्फ काउंट हुए बल्कि अनाउंस हुए और उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर बाकायदा कर लिया गया जनाब। अच्छा, अब ये कौन थे नामालूम अफराद? क्या ये वही नामालूम अफराद थे जिनके बारे में कहा जाता है वो तो एजेंसियों के लोगों को नामालूम अफराद कहा जाता है, या फिर ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के गुंडे थे? कौन थे? लेकिन एक चीज है कि इनको कम अज कम इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी, स्टाफ की मुकम्मल, कोई दिल में कोई कूट रहा हो तो अलग बात है, वरना उन्हें मुकम्मल सरपरस्ती हासिल की थी। दूसरा, उन्हें पुलिस की भी मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी, बल्कि उन्हीं के साए में वो जो कुछ भी कर रहे थे उन्हीं के साए में कर रहे थे। वरना पुलिस ने क्या किया, या तो पोलिंग स्टाफ के जरिए इलेक्शन से मतलब शुरू होते ही या रात को डब्बे भर के रख दिए गए, नहीं तो दिन को 12 बजे पुलिस की खिदमात हासिल की। डीएसपी की आदत में बहुत ज्यादा नफरी, इस बार तो नफरी कम नहीं रखी गई, बहुत ज्यादा नफरी आई, सबको बाहर निकाला, डब्बे भरे जो उन्होंने अपना काम करना था और चले गए। और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद कहा जी हम तो मजबूर हैं और मामले को आगे बढ़ा दिया गया। अच्छा, अब हुआ क्या कि गिनती के वक्त जब आए तो उस वक्त भी पुलिस का बड़ा भरपूर किरदार अदा रहा कि उन्होंने जो मुखालिफ थे, उसमें नून लीग को नहीं, जो मुखालिफ थे यानी पीटीआई के जो लोग थे सिर्फ उनको बाहर निकाला और सारा मैनेज किया और रात गए तक किसी को पड़कने नहीं दिया, मीडिया को भी नहीं आने दिया। और मीडिया चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि हमें एक्सेस नहीं है। दफ्तर दूर दराज किसी देहात में किसी छोटी छोटी गलियों में रखे गए और वहां इतनी ज्यादा पुलिस रखी गई कि किसी को जुर्रत नहीं थी आने की। सवाल यह पैदा होता है कि पुलिस ने किसके कहने पर काम किया? अब पुलिस ने सबक नहीं सीखा, ये बात दुरुस्त है, वो जो भावलनगर वाला वाकया है सबक नहीं सीखा। ऐन मुमकिन है कि वो हुकूमत के कहने पर अमल कर रही हो, लेकिन यहां आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर अमल कर रहा है? इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है और उसने ये सारा कुछ। अच्छा, और रिजल्ट कैसे? रिजल्ट जनाब वो जो 2 नंबर हल्के थे जहां उन्होंने फॉर्म 45 देने की जहमत ही गवारा नहीं की, वहां से जनाब उन्होंने स्टार्ट किया 23 हल्कों में 23,000 वोटों का मार्जिन, पहले 23 पोलिंग स्टेशन में 23,000 का जनाब उन्होंने मार्जिन दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा दिया अच्छा चले, कुछ ना कुछ उन्होंने फॉर्म 45 भी दिए। तो चूंकि पिछली मरतबा उन्हें बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा था फॉर्म 45, लिहाजा इस मरतबा वो कोशिश ही नहीं की गई, नया तरीका इख्तियार किया कि जो कुछ करना है कर लो भाई, और डंडे के जोर पर और पुलिस के जरिए उन्होंने सब कुछ ये करके दिखाया। मैं फिर सवाल वही कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को किसने मैनेज किया? तो एक है कि एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई इलेक्शन कमीशन को मैनेज नहीं कर रहा। अब इस सारी एपिसोड का मकसद क्या था? यह जाहिर करना था
کہ عمران خان تو مقبول نہیں رہا جناب، اور مریم نواز نے آ کر یہ جو 4-5 ہفتے ہیں، ان 5 ہفتوں میں انہوں نے بڑا کمال کر دیا جناب، اور انہوں نے دیکھے انقلاب لا دیا، اور عمران خان کو جو آج تک نہ محسن نقوی روک سکا، نہ ڈکٹیٹر، نہ آرمی چیف، نہ کوئی دوسرے لوگ، نہ ISI کے لوگ، کوئی نہیں اسے سنبھال سکے، لیکن مریم نواز نے آگے جناب اس کا سارا وہ ختم کر دیا۔ اچھا، اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ ایک بات کہ الیکشن پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا، بڑی مشکل سے عمران خان لوگوں کو لایا تھا، بزرگوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو الیکشن پولنگ سٹیشن تک لایا تھا۔ اب کوئی پولنگ سٹیشن پر نہیں آئے گا، یہ یاد رکھنا۔ اور نمبر 2، جو الیکشن کمیشن بحیثیت ادارہ تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ اس حوالے سے مطیع اللہ جان کیا کہتے ہیں، ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کا جو سسٹم ہے وہ اپنا ٹرسٹ کھو چکا ہے، وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، اور یہ جو موجودہ الیکشن کمشنر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے جتنا زیادہ الیکشن کمیشن ڈیمیج ہوا ہے، اس سے پہلے شاید مشرف کے دور میں سمجھتا ہوں کہ ارشاد حسن خان نے جو ریفرینڈم کرایا تھا یا ریفرینڈم کرایا تھا، اس سے اتنا ڈیمیج سچویشن نہیں ہوئی، وہ اس سے اتنا ڈیمیج نہیں ہوا تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا ایک جرنیل بیٹھا ہوا ہے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ جرنیل میں یہی ہوتا ہے۔ مگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی ہے، ایک طرف ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے کانسٹیٹیوشنل، اور اس کے اندر یہ 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے اٹس شیمفل۔ کہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا پالیٹیشین کو بلیم کر لیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں اپنی ہار کو، مگر وہ جو کہتے ہیں نا کہ بلز آئی یہی ہے کہ یہ سسٹم ہے اس قابل کہ جس کو پالیٹیشین تو کیا ہم آپ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے، پالیٹیشین تو بات کی بات ہے نا، ہمیں بطور انٹیلیجنشیا پہلے یہ ماننا پڑے گا، ہمیں اپنی رائے بھی تو دینی چاہیے نا، کہ ہم صرف یہ کہتے رہے کہ عمران خان کبھی نہیں مانے گا، نواز شریف کبھی نہیں مانے گا، ہمیں اپنی رائے دینی چاہیے، اور ہماری رائے یہی ہو سکتی ہے کہ یہ سسٹم اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس کو عمران خان جیسے بھی یا نواز شریف جیسے بھی اس کے سسٹم کو تسلیم کریں۔ ان ضمنی الیکشن سے PTI کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، یہ ساری کی ساری سیٹیں جو 8 فروری کے الیکشن کے مطابق مسلم لیگ نون کی تھی اور ان کو گئی ہیں، PTI کی جو سیٹیں تھیں ان کو ملی، بلکہ ایک آدھ سیٹ ان کو زیادہ مل گئی، اور ٹوٹلی دیکھا جائے تو ٹوٹل 5 جو سیٹیں ان میں سے جناب مسلم لیگ نون کی 2 ہیں، PTI کی 1 ہے، اسی طریقے سے جناب ایک آزاد ہے، ایک پیپلز پارٹی کو آزاد جو ہے وہ ریحان زیب والا، وہ بھی جناب حصہ جو ہے وہ PTI کا حصہ ہے۔ ریحان زیب کے حوالے سے میں ایک بات کر دوں کہ ریحان زیب جب اب الیکشن جیتا ہے، اس کے جو بھائی مبارک زیب ہے اصل میں، بیاجوڑ حلقہ نمبر 8 ہے جناب MNA کا NA 8، یہاں پر ریحان زیب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ PTI کا بڑا بھرپور قسم کا یہ نوجوان رہنما تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد ٹکٹ کا پھر جب مسئلہ آیا تو PTI نے ٹکٹ اس کے بھائی کو نہیں دیا، بلکہ کسی گلظفر کو دیا، اور اس کا رزلٹ ہے کہ وہ ہار گیا، اور وہاں وہ آزاد جو ہے رکن جیت گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو اس حوالے سے سیکھنا چاہیے، اور جس طریقے سے ان کے جیتنے کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ریحان زیب کے حجرے پر مبارک زیب کو مبارکباد دینے کے لیے، ان لوگوں نے PTI کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور PTI عمران خان کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو 1-2 حلقوں کے حوالے سے میں کہوں گا، جیسے ناروال میں نون لیگ کے بندے کو ٹکٹ دیا گیا جو ان سے منحرف تھا، اس کا وجہ یہ کہ احسن اقبال کا جو بیٹا ہے وہ جیت گیا وہاں سے، وہاں ایک شخص قتل بھی ہو گیا ہے، تو اس کے سر میں ڈنڈا لگا ہے۔ تو PTI کو ایک تو بنیادی طور پر اپنے لوگوں پر اعتبار کرنا چاہیے، چاہے وہ کمزوری کیوں نہ ہو۔ وہ 8 فروری ثابت کر چکے ہیں کہ ووٹ ان کا ہے، وننگ ہارسز کا نہیں ہے، یہ بات تو طے ہو گئی۔ اور اگر اس سے اگر سبق اب بھی نہیں سیکھا تو پھر کب کوئی اور سکھا نہیں سکے گا۔ اور عمران خان کی فلسفی یہی رہی ہے، وہ کہتا تھا میں اپنے لوگ تیار کروں گا، میں اپنے نوجوانوں پر مجھے اعتبار ہے۔ اور آج سے 20-25 سال پہلے وہ جس نوجوانوں کے ساتھ جناب 8 سال 5 سال کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جناب باتیں کرتا تھا، جلسوں سے خطاب کرتا تھا، آج وہی میکسیمم لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ تو ریحان زیب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے لازمی سبق سیکھنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں جناب رویداد خان کی، یہ پاکستان کے ایک بیوروکریٹ رہے ہیں، 1923 میں پیدا ہوئے اور 2024 میں گزشتہ روز ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ ظہر کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اور سپرد خاک کیا گیا۔ 101 سال لحاظ سے ان کی عمر تھی، اور جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت 1923 اور دیکھا جائے تو 25-24 سال کے کڑیل نوجوان تھے جب پاکستان بنا۔
यानी उन्होंने कायदे आजम को देखा हुआ और उसके बाद आने वाले सब लोगों को देखा, यानी 5-7 वजीर आजम के साथ तो उन्होंने बाकायदा काम किया, हर अहम ओहदे पे रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब के, सिंध के, मुख्तलिफ सूबों के, फिर वफाक के, वो मतलब तमाम ओहदों पर काम किया। और जाते हुए वो दुखी किस बात पर थे? वो कहते थे ये वो पाकिस्तान नहीं है जो कायदे आजम का पाकिस्तान था। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहा? उनका कहना था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना ऐसे है जैसे कायदे आजम को गिरफ्तार करना। अंग्रेजों को जरूरत नहीं हुई, हिंदुओं को जरूरत नहीं हुई, लेकिन उसको किसी ने टच नहीं किया, लेकिन इमरान खान को टच करके, गिरफ्तार करके बहुत ही गलत किया गया। रुदात खान क्या फरमाते थे, जरा मुलाहिजा फरमाए। इमरान का जेल में रखना, जेल भेजना, जेल में रखना बिल्कुल ऐसा है जैसा मोहम्मद अली जिन्ना को कोई जेल में डाल दे। ये तो मेरा पाकिस्तान नहीं है, ये तो कुछ और चीज है। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ सुपीरियरिटी ऑफ सिविलियन रूल नहीं है, इस्लाम के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स होते हैं, वो तो गायब है। अच्छा कि जिस तरह सियासत में कि जनाब इमरान खान का नजरिया खत्म हो गया, उसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, मरियम बीबी ने आके 5 हफ्तों में जनाब उनको खत्म कर दिया। अब बाकायदा साफियों के जरिए इस प्रोपेगेंडे को आगे प्रोपेगेट किया जा रहा है। इस हवाले से मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा जो साफी है, इनको हाल ही में तमगा दिया गया है, वो क्या कहती हैं? वो लिखती हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी, उन्होंने ट्वीट किया है, ये इमरान खान और बुशरा बीबी के कत्ल के झूठे, बेबुनियाद और ढोंगी इल्जामात का तो मेडिकल रिपोर्टों में खुलकर पोस्टमार्टम हो गया। सोचने की बात है कि ये हमेशा शौकत खानम अस्पताल की आड़ लेने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स इनके इशारों पर चलते हैं और उनके साथ मिलकर साजिशी बयानिए और थ्योरीज को घड़ते और फरोग देते हैं। अब वक्त आ गया कि हुकूमत शौकत खानम अस्पताल को टेक ओवर कर ले, अस्पताल का इंतजाम संभाल ले और इस अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की भी खोज लगा ले जो अस्पताल की आड़ में होती है। मतलब इनको तो तौफीक नहीं हुई कि आज तक एक अस्पताल ऐसा बना देते जहां शरीफ बरादरान का इलाज हो सकता, इन्हीं मोहतरमा जिन पर वो डिपेंड करती हैं उनका इलाज हो सकता। और अब ये इस कदर खौफनाक किस्म की हरकत ये करने लगे जो इंतहाई तकलीफें होगी। गरीदा फारूकी साहब क्या कहती हैं, ये जरा सुने। इमरान खान का नाम लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक सियासत करेगी, मेरे नजदीक तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि इमरान खान इज गॉन, इमरान खान इज डन एंड डस्टेड फॉर नाउ। इमरान खान अभी खत्म शुरू, अभी उनकी वापसी का आप भूल जाएं। आपने जितना भी वोट ले लिया, आपने जितना भी शोर शराबा मचा लिया, बट द फैक्ट इज कि इमरान खान वजीर आजम नहीं है, इमरान खान वजीर आजम नहीं बने। और जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, अभी शेर अफजल मरवत को इंपोर्ट करने की केपी से पंजाब में जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि पंजाब में आपकी पार्टी बिल्कुल निल है, खत्म होकर रह गई है। ये लोग पाकिस्तान को दांव पर लगा रहे हैं। देखो IMF ने पाकिस्तान को पैसे तो दे दिए ना शहबाज हुकूमत को, लेकिन अफगानिस्तान, सोमालिया, शाम जैसे ममालिक की फहरिस्त में खड़ा कर दिया है। मतलब यहां कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा जब आप उस फहरिस्त में आप उनको रखोगे? यहां पाकिस्तान के लोगों को क्या होगा? और फिर दूसरी तरफ हमारी जनाब इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत, नेक्सस इकट्ठा हो गया, सियासी पार्टियां और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर जनाब पाकिस्तान को तबाह करने पर तुली हैं। हैरत है इस बात पर। और इस तरह जड़ें खोखली की जा रही हैं कि अल हफीज अल अमान। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है ऐसा होगा नहीं जिस तरह ये चाहते हैं। अब इंतहा हो गई, जो भी जुल्म था उसकी इंतहा हो गई। अब जो रद्द अमल आएगा ना, वो सिस्टम के अंदर से आएगा, इसी निजाम, चौधरी निजामुद्दीन के यानी सिस्टम के अंदर से आएगा। और ये लावा ऐसा पटेगा कि ये जो कुव्वतें हैं ये अपने मुंह की खाएंगी और पाकिस्तान सलामत रहेगा। मैं कराची के शेर अफजल के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए एक रैली है, चंद लोग हैं उसमें, चंद गाड़ी हैं, वो आ रही है और शेर अफजल मरवत मतलब एक आराम से उन्होंने रैली करनी थी, लेकिन कह दिया आप सड़क ब्लॉक कर रहे हैं। आप देखिए सड़क कौन ब्लॉक कर रहा है? ये पुलिस ब्लॉक कर रही है। ये वो पुलिस है जहां कराची में रोजाना कत्ल गारत होती है और इनको नजर नहीं आती, ये सोए रहते हैं। लेकिन यहां एक सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई तो ये आ गए। ये क्या कर रहे हैं? ये भी आप सियासत की जड़ें खोद रहे हैं, जमहूरियत को दफन कर रहे हैं। ये बाय इलेक्शन नहीं है, ये बाय डेमोक्रेसी है, याद रखना। और अगर ऐसा रहा तो बहुत बुरा वक्त, बहुत बुरी सूरत हाल सामने आने वाली है। सामीन, ये मेरी अब तक की
गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।